नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज महान संत, महान विचारक और महान ज्ञाता भी कह सकते हैं और महान गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग में इन्होंने जो कह दिया वो कुछ को समझ आया और कुछ को समझ आया ही नहीं। आज तक नहीं समझ आ पाया। वो गुरु ओशो रजनीश, जिनका आज जन्मतिथि है, जन्मोत्सव है, और सौभाग्य है हमारा कि हम आज उन्हीं के द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उस पुस्तकों के बीच हम हैं, और उनके अलग अलग विचारों में जो उनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के पटना के इस पुस्तक मेला के स्टॉल में संयोग से आज ही के दिन मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ हैं तपोवन आश्रम से स्वामी अरविंद चैतन्य जी, और उनसे हम जानेंगे आज रजनीश ओशो जो हैं गुरु हैं उनके बारे में, और उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे। नमस्कार। उनके बारे कहने से पहले शुरुआत करते हैं कि आपने कहा कि मैं गुरु हूँ, तो पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको जी। मैं ओशो का एक सन्यासी हूँ और उनका शिष्य हूँ, और हमारे गुरु ओशो हैं और कोई यहाँ पे गुरु नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके शिष्य भी क्या बोलना है, वो जो हमको जीवन जीने की कला दी है ना, उस पे जीने का हमारा प्रयास है जी। रही बात ओशो के बारे में बताऊँ तो ओशो का जन्म मध्य प्रदेश गाडरवाल में आज ही के दिन हुआ था, 11 दिसंबर 1931 में। और आज ही के दिन जो है सो सच पूछिए तो भारतवर्ष जो है सो बहुत ही धन्य हुआ कि ओशो जैसी चेतना का उससे फिर से यानी भारत भूमि में जन्म हुआ है। कृष्ण के बाद अगर किसी चेतना ने इतना काम किया है ह्यूमन कॉन्शसनेस पे, वो ओशो की है। अब ये समझने के लिए तो थोड़ा धीरे धीरे समय आएगा, बीतेगा, लोग उनसे और जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जुड़ रहे हैं। बहुत लोगों का जुड़ाव हो रहा है। बहुत लोग जो है सो आज के डेट में डिजिटल मीडिया में रील्स के थ्रू ओशो को खोजते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरह से चल रहा है, बाकी देखते हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था और मुझे याद है कि पहला ही किताब मेरे हाथ में लगा, और मेरे जो चाचा जी थे उनके हाथ में वो किताब था, संभोग से समाधि। ये किताब है, वो इसका कवर बदल चुका है, मेरे सामने ये नया है। वो कवर मुझे आज भी याद है। तो इस किताब को जब मैंने देखा था तो उस उम्र में मुझे समझ में भी नहीं आया था कि ये क्या है, और ये जब किताब को जब मैंने इंजीनियरिंग में आके पढ़ा तब समझ आया कि वो कहना क्या चाहते थे, और ये एक रहस्यमयी चीज़ें हैं आज के युग में भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ओशो बहुत सारे आयामों पर बोले हैं, लेकिन जो सबसे सप्रेस्ड रहा है संतों के द्वारा वो आयाम रहा है संभोग, या फिर सेक्स बोले हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। तो ओशो पहले सदगुरु हुए जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और इतना सत्य बोलने का साहस किया कि वो आपका नेचुरल प्रोसेस है, कि काम का शरीर में होना वो आपका नेचुरल है। ऐसे समझिए, आपके शरीर का एक एक सेल जो है, एक एक कोशिका जो है, वो किस चीज़ से आया है? आपके मदर फादर के ही किस सेल से, जो सेक्स का सेल है उसी से बने हैं। हमारा पूरे शरीर का विकास हमारा हो, तो काम से आप कोई हट नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। बिल्कुल। अब ओशो ने क्या किया कि अब ये उनके कार्य करने की भी पद्धति रही है। एक किताब जिस किताब को कोई भी शीर्षक दिया जा सकता था, कोई भी शीर्षक जी। आप समझिए कि कोई दूसरा शीर्षक डालने में कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जितनी बातें थी उसके लिए कुछ और भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन उनका चयन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस किताब का नाम संभोग से समाधि की ओर ही रखेंगे। यहाँ पे एक सवाल मैं आपको रोक रहा हूँ, यहीं पे एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ आपको। क्या ये भी हो सकता है कि उन्हें लगा कि समाज का ये सबसे जटिलतम विषय है जो एक सन्यासी और एक गृहस्थ के लिए भी समझना मुश्किल है, तो उस तरह से भी इन्होंने इस शीर्षक को चुना? नहीं, शीर्षक को चुनने के पीछे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि सन्यासी क्या सोचते हैं, गृहस्थ क्या सोचते हैं।
जो इस किताब को समझने का प्रयास करेगा तो आपको पता चलेगा कि संभोग क्या है। संभोग है समाधि का क्षणिक होना, ठीक। और समाधि क्या है? समाधि है संभोग का पूर्ण रूप होना। आप समझ रहे हैं? जी, जी। जो चीज आप संभोग में क्षण के लिए आते हैं, सुनते हैं, जी, जी। वही चीज समाधि में आपके साथ सतत घटता है। जी, वो पूर्ण रूपेण आपके साथ होता है तो उसको समाधि बोलते हैं। बिल्कुल। जो क्षण में होता है उसको संभोग बोलते हैं, जी, जी। ठीक। दूसरा जो कष्ट का बात है वो ये है कि संभोग में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की आपको जरूरत है, बिल्कुल, ठीक। लेकिन जो समाधि का सबसे सही प्रकरण ये है कि उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो आपके खुद के भीतर जाने की विधि है, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर जो क्षण का शून्यता का बोध है वो संभोग में भी है, जो आपको बार बार खींच के वहां ले जा रहा है, बिल्कुल। और समाधि में वो शून्यता का भाव परमानेंटली या फिर विस्तृत रूप से आपके साथ घटता है। बिल्कुल। बस यही भेद है, इसमें कोई संन्यास्त होने का, गृहस्थ का, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनका जो जीवन रहा, इनके जीवन को जब हम देखते हैं, जब पढ़ने का कोशिश किया है तो जो समझ आया मुझे, वो मैंने देखा कि ये हमेशा जो एक समाज, जिस समाज में ये रहे और जिस समाज को इन्होंने महसूस किया, उस समाज में जो सबसे जटिलतम विषय था, इन्होंने उसी को लोगों के बीच अपने चिंतन के हिसाब से इन्होंने रख दिया। और कहीं ना कहीं उसी वजह से हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन, हमेशा उनके विचारों पे मतभेद हो जाना, ये रहा। आप मैं इस पे कहना चाहूँगा कि अब है क्या, जो चीज़ हम नहीं सॉल्व कर पाते वो हमारे लिए जटिल हो जाता है, बिल्कुल, ठीक। लेकिन जिनके लिए वो सॉल्यूशन है, जिनको पता है, उनके लिए तो हमेशा सरल है। ओशो सरलतम भाषा में हम लोगों को जटिल से जटिल चीज बता रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए वो जटिल नहीं है, बिल्कुल। वो आपने जटिलता का प्रश्न खड़ा किया हुआ है, उसके लिए वो अलग बात है, या समाज ने किसी चीज को जटिल बना के रखा, वो अलग बात है। लेकिन उनकी अपनी क्लैरिटी वो बहुत सरल है और इसमें कहीं भी आदमी को भेद नहीं मिलता। इस भूमि धरा पे उनका जो जीवन बीता, और उसके बाद फिर वो विदेश यात्रा में भी बहुत लंबा समय विदेशों में भी उनका जीवन बीता। पूर्ण जीवन को अगर उनके देखते हैं तो मुझे महसूस ऐसा हुआ कि पूरा जीवन ही एक रहस्यमयी बन के रह गया। देखिए, ओशो तो ऐसा कहते हैं लोग, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि अक्सर लोग सब आए मुझसे मिले और बोलते थे वो तो विदेशी थे ना। इतना दुर्भाग्य का बात है कि ओशो मध्य प्रदेश में जन्म होता है 1931 में, और कई सालों नहीं, 1981 में वो जो है सो विदेश जाते हैं। 1981 में, मतलब आप देख रहे हैं कितने सालों का है। उतने साल तक वो इंडिया में ही काम करते रहे। उनके काम करने की प्रणाली ये रही कि वो जगह जगह देश में जाके जो है सो बात किए हैं, जगह जगह अपने टॉक्स दिए। उसके बाद अपने को एक कन्फाइंड प्लेस पे मुंबई में रहे कुछ सालों तक। फिर उसके बाद पुणे आश्रम में का एस्टेब्लिशमेंट होता है। पुणे से वो रजनीशपुरम स्थापना करने के लिए 5 साल के लिए अपने देश से बाहर गए हैं। मुझे लगता है 81 से 84, मैं डेट में कंफ्यूज लगभग वही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ओशो बहुत विदेश में रहे, वो हमेशा देश में ही रहना, और भारत में रहना तो उनको बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। उनको भारत से बहुत लगाव है। उनकी एक किताब है इंडिया माय लव, मैं चाहूँगा कि हर एक पॉलिटिशियन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस नज़रिए से भारतवर्ष को उन्होंने देखा है और जिस तरह से उसके सौंदर्य का बखान किया है और भारत की संस्कृति के बारे में बताया है, वो सच में बहुत ही अकल्पनीय है। मतलब आप सोच नहीं, इंडिया माय लव ओशो के नज़र में, और ये बहुत अच्छी किताब है। और दूसरा ये ओशो के गहरे पानी पे, मतलब हिंदू समाज में जो तीर्थ का बोध है या तीर्थ की महत्ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो तिलक क्यों हम लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक ढंग से ओशो ने इस किताब में बताया। मैं चाहूँगा कि हर एक को पढ़ना चाहिए इस किताब। यानी क्योंकि मैं थोड़ा सा और आपको करीब से दिखा दूँ, इसमें मंदिर, तीर्थ, तिलक, पूजा के पीछे छिपे इसके आंतरिक अर्थ जो हैं, मैं गहरे पानी पैठ हो सकता है इसका शीर्षक है, लेकिन इसके अंदर जब जाएंगे तो पता चलेगा कि ये शीर्षक गहरे पानी पैठ क्यों लिखा गया। और कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, सभ्यता और जो सनातन है उसके मूल अर्थों को इस किताब में उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया है। कोशिश नहीं किया, दर्शाया है। दर्शा दिया जी, दर्शाया है।
अभी जो समाज जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, आप आखिरी संदेश अभी की जो परिस्थिति घट रही है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अगर हम सही में बोले तो हम लोग बॉम्ब सेल पे बैठे हुए हैं। एक तिल्ली कोई मारता नहीं है हमारे अंदर, मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम फट पड़ते। तो आखिर ये जो व्यवस्था हमने अपने लिए क्रिएट कर लिया है कि हम कभी हमेशा जो है सो एक बॉम्ब पे बैठे रहते हैं और कोई कुछ कहा नहीं कि हम फट पड़ते हैं। तो हमको अपने को व्यवस्थित करने का दो ढंग है जो हर एक व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। दो ढंग क्या है? एक पहला ढंग है जिसको हम बोलते हैं ध्यान जी। तो किसी को भी ध्यान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ओशो की देशना में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान और प्रेम बिल्कुल। और भक्ति दोनों साथ साथ मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ओशो की देशना में ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिल्कुल कि यही सूत्र है जो जीवन को आपको जीने का कला देता है। यानी कह सकते हैं कि अगर मानव जीवन को बेहतर जीवन जीना है तो कुछ क्षण के लिए ध्यान, एक गृहस्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कुछ क्षण के लिए ध्यान और पूर्ण रूपेण प्रेम हो तो जीवन बेहतर हो सकता है। बहुत बढ़िया। ऐसा कहें कि ध्यान के लिए 1 घंटा अगर आप निकाल सकते हैं, गृहस्थ हो या कोई भी 1 घंटा निकाल सकता है, क्योंकि मुझे पता है लोग मोबाइल पे ऐसे करते करते भी जो है ना आज के डेट में 1 घंटा काट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो समय अपने पे खर्च करते हैं तो 1 घंटा खर्च करने से उनके 23 घंटे की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उनके जीने का ढंग बदलेगा। तो अंततः मेरा यही कहना है कि ओशो का संदेश 2 चीज़ों का है, एक ध्यान का और प्रेम का, भक्ति का, जिससे लोगों को जुड़ना चाहिए। और वो जुड़ना पड़ेगा क्योंकि आप जिस समाज में जी रहे हैं उसमें आप कितना तनाव झेल सकते हैं। आप कहीं पे तो जाके रुकेंगे कि नहीं अब इससे नहीं, अब हमको कुछ और चाहिए। बिल्कुल, वो आना पड़ेगा। इसीलिए ओशो कहीं नहीं गए हैं। ओशो का जन्मदिन है, हम मना रहे हैं। ओशो के बारे में हम लोग यही बोलते हैं, ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम 11 दिसंबर 1931 to 19 जनवरी 1990। यानी ओशो के बारे में ही कहा जा सकता है और उनके ही लाइनें आपको हमेशा चित्रों पे दिखेगा नीचे, नेवर डाई, नेवर बॉर्न, ओनली ही विजिटेड इन प्लैनेट वाई, और संदेश देकर चले गए। सबसे गहरी बात, सबसे मूल बात स्वामी जी ने कह दिया। एक ही बात उन्होंने जो मूल रूप ओशो को डिफाइन कह नहीं सकते कि ओशो को डिफाइन कोई कर सकता है, लेकिन ओशो ने जो दिया उसको अगर एक लाइन में, एक धागे में पिरो दें तो 2 ही शब्द है कि अगर जीवन को बेहतर जीना है तो कुछ पल ध्यान के लिए निकाल लीजिए अपने व्यस्त जीवन से और कुछ पल आप प्रेम करना सीख जाइए, तो मानव जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।